हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं एक कंपनी का जो कि प्योर रूरल प्ले है, मतलब एक प्योर एग्रीकल्चर प्ले है इंडिया में। इसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इस कंपनी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और ये एक कंपनी जो है ना, एक मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी अच्छा प्लेयर है और काफी बड़ा प्लेयर है। और जैसा कि मैंने बोला कि एक प्योर डोमेस्टिक रूरल और एग्रीकल्चर प्ले कंपनी कोई देखनी है आपको, जो कि आपको अगर इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेट लेनी है, तो उन कंपनीज में से एक कंपनी जो है, काफी अच्छी कंपनीज में से एक कंपनी जो है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सारा डेटा जो है वो आई थिंक 3 जून 2021 का है इसमें। ठीक है, तो Q4 रिजल्ट्स वगैरह 2021 के जो है वो अपडेट हो चुके हैं, FY 2021 के। तो हमारा जो वैसा रहता है, मोस्टली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे इस बार भी करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा रहेगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में, उसकी मार्केट के बारे में और गवर्नेंस के बारे में। और सेकंड पार्ट में हम फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और इस बार सिंस ये कंपनी एक, मैंने जैसे बताया कि एक एग्रीकल्चर प्ले है, तो मैंने क्या किया, वैसे हमेशा मैं कंपनी के बारे में बात करना पहले शुरू करता हूँ फर्स्ट पार्ट में, लेकिन इस बार मार्केट के बारे में पहले बात करेंगे, सो दैट हमें एक समझ आए कि एग्रीकल्चर मार्केट, फर्टिलाइजर मार्केट और ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो ये मार्केट है, जिसमें केमिकल कंपनीज, सो कॉल्ड केमिकल कंपनी जो है वो ऑपरेट करती हैं, तो वो कैसी है, राइट, कैसा स्ट्रक्चर है उस मार्केट का और क्या क्या लोगों का एक्सपेक्टेशन है उस मार्केट से। फिर हमें समझ आएगा कि अच्छा, इस मार्केट में से कोरोमंडल कहाँ पे प्ले करता है और कहाँ पे उसका पोजिशनिंग है। फिर हम कोरोमंडल की बात करेंगे डिटेल में, फिर उसके गवर्नेंस की बात करेंगे, ये पार्ट 1 के बारे में बात करें। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी सेक्टर जो है, अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड जो फैक्टर होता है जीडीपी टाइप का, तो उसमें देखें तो काफी 2 साल से तो मतलब एक्चुअल में एग्रीकल्चर ने ही बचाया थोड़ा इकोनॉमी को, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। ये कोविड इकोनॉमी जब हमारी जो जीडीपी है वो मोर देन 7.8%, राइट, ऑलमोस्ट डिक्रीज हुई है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पॉजिटिव में रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3-4 सालों से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 4 to 6% के बीच में आ, रही है, वैल्यू जो एडिशन किया है उन्होंने इकोनॉमी में, राइट। और ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी तो गिरी ही है, ऑलमोस्ट 8% गिरी है, आपको पता ही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज लुकिंग गुड, और उसकी वजह से काफी कंपनी जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, उसको एक अच्छा वैल्यूएशन वगैरह भी मिला है। अब अगर हम ओवरऑल प्रोड्यूस देखें, एग्रीकल्चर में जो खर्चा जो होता है, जो फार्मर खर्चा करता है, वो कहाँ कहाँ करता है, ठीक है, तो हमें और समझ आएगा। तो अभी एग्री इनपुट कॉस्ट, ठीक है, कि जो जो एग्रीकल्चर सेक्टर के खर्चे हैं, राइट, उसमें से 13% का जो खर्चा है वो फर्टिलाइजर पे होता है। ठीक है, अब कोरोमंडल जो है वो मेजरली इस जगह पे है, फर्टिलाइजर पे। ठीक है, एग्रोकेमिकल्स मतलब जो क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब मेजरली क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मतलब जो ये सब होते हैं ना, जो स्प्रे करते हैं हम क्रॉप पे, तो वो उस सेक्टर को एग्रोकेमिकल्स कहा जाता है। कभी इन दोनों को मिला के भी एग्रोकेमिकल्स कह दिया जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर इज ऑल्सो लाइक इनऑर्गेनिक केमिकल्स ओनली एक्चुअली दीज डेज। ठीक है, तो वो 4% का जो है वो इंडियन की बात हो रही है। ठीक है, फिर सीड्स जो है वो 8% का कॉस्ट उसका रहता है। तो ओवरऑल 25% जो होता है इसका रहता है। बाकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है सारे, लेबर कॉस्ट पे सबसे ज्यादा खर्चा रहता है फार्मर का, और बाकी अदर कॉस्ट जिसमें ह्यूमन और मशीन लेबर पे अलग अलग कॉस्टिंग रहती है। ठीक है, तो हम जो प्ले करने वाले हैं कोरोमंडल, वो मेजरली इस पे है और थोड़ा बहुत इसमें है, राइट। तो इन दोनों जगह पे कोरोमंडल की पोजिशनिंग है और इन दो जगह पे काम करता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम ट्रेंड के बारे में देखें कि क्या चल क्या रहा है और क्यों मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश भी है मार्केट, और इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी नजर आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में, ये तो सबको पता ही है कि फॉलिंग पर कैपिटल लैंड होल्डिंग जो है ना, वो इंडिया में लगातार डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि किसान होते हैं, किसानों के बच्चे होते हैं, फिर वो तोड़ तोड़ देते हैं, फिर वो मतलब आपको पता ही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, तो वो लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे बहुत फोकस बढ़ गया है कि भाई मेरे पास अभी 1 या 2 हेक्टेयर की लैंड है, अब उसमें से मुझे
मतलब एक अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर फोकस बढ़ेगा। फिर न्यूट्रिएंट यूसेज जो है वो बहुत साइंटिफिक अभी नहीं है इंडिया में, राइट? अगर आप देखेंगे, ठीक है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीजें जो है मेजरली फर्टिलाइजर में यूज होती हैं, जो सबसे ज्यादा सही जगह पे मात्रा में जानी चाहिए। उसका ये रेशियो आइडियल माना जाता है साइंटिफिकली, 4:1, मतलब 4%। अगर हम चार, अगर हमने 4 आइटम्स नाइट्रोजन के डालने हैं, 2 फास्फोरस के डालेंगे और एक पोटेशियम का डालेंगे। इंडिया में जो है वो काफी हिला हुआ है, मतलब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा डलता है, फास्फोरस भी ठीक ठाक डलता है, लेकिन पोटेशियम कम डलता है। तो ये की वजह से इंडिया की, ये क्या होता है ना कि इसकी वजह से थोड़ी सी जमीन जो है वो कल्टीवेशन में भी दिक्कत आती है, प्रोडक्टिविटी में भी होता है, केमिकल फैक्टर्स भी ज्यादा रहते हैं हमारी क्रॉप में, ये सब चक्करों में रहते हैं। फिर मैकेनाइजेशन भी लो है अभी, मतलब अभी तक इंडिया में जो है 40% ही मैकेनाइजेशन है, जबकि ब्राजील जैसे कंट्री में भी 75% है, यूएस में तो 95, यूरोपियन वगैरह में 95% मैकेनाइजेशन, मतलब कि मैकेनिकल वे में वो सारी फार्मिंग होती है। फिर लो प्रोटेक्शन कंजम्पशन, कि पेस्टिसाइड जो, मतलब मैंने बोला इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो हम स्प्रे करते हैं, वो हमारे यहाँ पर सबसे कम है, सिर्फ 0.6 kg पर हेक्टेयर जो है वो पेस्टिसाइड यूज होता है। अगर आप जापान, चाइना वगैरह में देखें तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड जो होता है वहां पर यूज होता है, ठीक है। तो इस सब चीजों से पता चलता है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट? नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ ही रहा है, डाइटरी प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो रही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू सीरियल्स। सीरियल्स की डिमांड सिर्फ 1% है, सीरियल्स मतलब गेहूं चावल, और पल्सेस वगैरह आपको पता ही है, दाल, वेजिटेबल्स वगैरह, तो उसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। फार्म होल्डिंग्स जो है, 87% ऑफ इंडिया फार्म होल्ड्स लेस देन 2 हेक्टेयर, ठीक है। तो फार्म प्रोडक्टिविटी पे लेबर अवेलेबिलिटी इजी नहीं है आजकल, राइट? और कितना बड़ा कॉस्ट भी है, तो मैकेनाइजेशन पे फोकस ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और फोकस गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा होता है यार, उसके ऊपर मेरी एक दो स्लाइड है एक्चुअली, कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। उनके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी में है, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है फार्मर्स, तो उनको खुश करने के लिए गवर्नमेंट भी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती है। डिजिटल फार्मर्स, राइट, ये भी बहुत सारा चीजें चल रहा है आजकल, व्हाट्सएप के थ्रू, राइट, मोबाइल एप्स के थ्रू, बहुत सारी चीजें, जो फार्मर्स हैव आल्सो बिकम वेरी एक्टिव एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक एडवांसमेंट, डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर, आजकल क्या क्या कहते हैं, ड्रोन के थ्रू जो है स्कैनिंग होती है फील्ड्स की और चेक होता है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है, तो वो सब चीजें भी यूज हो रही हैं। और लॉजिस्टिक्स भी है जो है इम्प्रूव होता जा रहा है, मंडियां जो है, उसके बाद मेगा फूड पार्क बन रहे हैं, तो ये सब चीजें भी हमारे एग्रीकल्चर में इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, अब देखो आप, गवर्नमेंट जो है उनका, एक तो आपको पता ही है कि फार्म इनकम डबल, ये बहुत दिनों से चल रहा है, 4-5 साल से, कि भाई फार्म इनकम डबल करनी है, ठीक है। वो होगी या नहीं होगी, जो भी, मतलब पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बट ये एक फोकस है, तो इसका मतलब फार्म का, उसमें क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ का कार्ड, जैसे वो जो हमने बताया था ना एनपीके, तो वो सॉइल हेल्थ के कार्ड से पता चल जाता है कि आपके पास जो आपने फर्टिलाइजर यूज किया है वो कैसा है, ठीक है। तो कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स भी आने लगे हैं, कि भाई अपने हिसाब से आप फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अपने हिसाब से, अलग अलग क्रॉप के हिसाब से वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। इनकम सपोर्ट जो है, एग्री इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट, एमएसपी सपोर्ट तो है ही, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई है बड़ी बड़ी कंपनीज की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, डायरेक्टली पैसा जो है फार्मर्स के पास जा रहा है, ठीक है। मेक इन इंडिया के चक्कर में हम फिनिश प्रोडक्ट के एडिशन, मतलब न्यूट्रिएंट सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हमें जाना है, राइट। तो ये सब चीजें, जन धन अकाउंट, आधार, मोबाइल वगैरह की वजह से, मतलब बेनिफिशियरी काफी है, फार्मर्स की इनकम जो है वो इम्प्रूव हुई है और उनको भी जागरूकता आई है, राइट। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आयुष्मान भारत, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, इन सबको से बेनिफिट इनको मिला है। पल्सेस और ऑयल सीड्स में सेल्फ सफिशिएंसी के गोल्स हैं। माइक्रो इरिगेशन पे बहुत फोकस है, स्पेशली स्टेट, काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का इस पे काफी फोकस है रादर देन सेंटर, मेरे को लगता है, राइट। और इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग वगैरह पे भी फोकस जो है वो बढ़ता जा रहा है। इनलैंड वाटरवेज, सागरमाला प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। फिर फ्रेट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया है अब, ठीक है, ऑन ट्रेन, ठीक है। तो वो सारी चीजों से इन सब पे इंफ्रा पुश हमें मिलेगा, राइट। अभी जो मिला, क्या कहते हैं, कोविड के टाइम पे एक तो एसेंशियल इंडस्ट्री माना गया एग्रीकल्चर को, तो एज सच लॉकडाउन वगैरह का इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर पे बहुत कम रहा, ठीक है। सप्लाई चेन, एग्री सप्लाई चेन जो है वो पे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आई। फिर पीएम किसान योजना में
किसान को 2000 रुपीज मिले सबको। मनरेगा के थ्रू भी काफी सारी माइग्रेट वर्कर्स वगैरह को भी काफी काम मिल रहा है। ठीक है, क्रेडिट मिल रही है, वर्किंग कैपिटल, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस वगैरह को काम मिल रहा है। तो मतलब इस तरह के बहुत सारी चीजें मतलब यहाँ पे बता, और नीचे अभी रिसेंटली एग्री लॉज पास जो हुए हैं, राइट, वो भी माना जा रहा है कि इट विल हेल्प इन फार्मर्स को नया मार्केट देने में और इम्प्रूव करने में। तो ओवरऑल आप अगर आप देखें तो गवर्नमेंट, एज आई सेड, इट्स नॉट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारी चीजें जो है वो फार्मर्स की जो इनकम है और फार्मर्स की जो हालात हैं इंडिया में वो इम्प्रूव करने के लिए चल रहा है, विच इज हेल्पफुल फॉर अ कंपनी लाइक कोरोमंडल। अब अगर हम मार्केट, जैसे मैंने बोला कि एग्रोकेमिकल के अंदर फर्टिलाइजर और क्रॉप प्रोटेक्शन हम मान सकते हैं, और क्रॉप फर्टिलाइजर जो होता है वो मेजरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, राइट। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंडिया में जो एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है वो यूरिया यूज होता है, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है। मेरे ख्याल से 80% ऑलमोस्ट कुछ सब्सिडी मिलती है सब फर्टिलाइजर में, और यूरिया मतलब 100 रुपीज का है तो 80 रुपीज गवर्नमेंट देती है, 20 रुपए आपको फार्मर को देने हैं बस, राइट। तो ये काफी कंपनीज यूरिया बनाती हैं। चंबल फर्टिलाइजर एक और लिस्टेड कंपनी है, वो काफी यूरिया में प्ले करती है। ठीक है, प्राइस रेगुलेटेड रहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, सब्सिडी मिलती है आपको, और इम्पोर्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज कर सकती है। फिर एक दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं जो न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, उसमें क्या है, रॉ मटेरियल फॉस्फेट, रॉक और पोटाश वगैरह से बनते हैं। उनका नाम है डीएपी, एसएसपी और एनपीके भी बोलते हैं। ठीक है, तो डीएपी होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर एक एसएसपी होता है, वो भी फॉस्फेट का है, लेकिन इसमें फॉस्फेट की क्वांटिटी कम होती है, राइट। और ये जो प्राइसेस हैं ये डीरेगुलेटेड है, मतलब इसमें रेगुलेशंस नहीं है प्राइस का, लेकिन इसमें भी सब्सिडी मिलती है कॉम्पनसेटेड। ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है गवर्नमेंट इनको देती है, लेकिन इसमें कम देती है सब्सिडी। इसमें अराउंड मेरे ख्याल से 20-25% की सब्सिडी है। तो 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो 25 रुपीज जो है गवर्नमेंट देगी और 75 रुपीज फार्मर को मिलेंगे। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स वगैरह में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और कोई सब्सिडी, मेरे ख्याल से कोई सब्सिडी वगैरह भी नहीं है, जो क्रॉप प्रोटेक्शन बोलते हैं जिसको, तो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, तो वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरह से ये मार्केट है। ठीक है, और ये जो कोरोमंडल है ये सब इन सब में है, मतलब ये सब में प्लेयर है। ऑब्वियसली मेजर पोर्शन जो पैसा आता है वो यहाँ से आता है फर्टिलाइजर से, जिसमें से यूरिया में वो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोरोमंडल इज नॉट प्रेजेंट। कोरोमंडल इज मेजरली रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट बेस्ड जो उसके फर्टिलाइजर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, जो थोड़े एडवांस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं इनको, एनपीके को कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे इनका प्ले है मेजरली, और यहाँ पे दे हैव एंटर्ड रिसेंटली इन पेस्टिसाइड्स। ठीक है, और वहां पे दे आर ग्रोइंग वेरी वेल, ये जो सेगमेंट है, बट अभी छोटा है। 15% अभी बताऊंगा, 15% के आसपास इनका प्रोटेक्शन जो एलोकेशन आता है वो क्रॉप प्रोटेक्शन से आता है। तो फॉस्फेटिक इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो फॉस्फेट जो आता है, तो इंपोर्ट्स वगैरह का बता रहा हूँ कि डीएपी और एनपीके ये जो मेन फर्टिलाइजर्स हैं जिससे मेजरली रेवेन्यू आता है कोरोमंडल का। ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट और नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एनपीके करके एक फर्टिलाइजर होता है। ये दोनों मतलब ये इसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं, इसको नॉर्मल फर्टिलाइजर बोलते हैं, बट ये भी यूरिया से ऊपर है, राइट। तो इसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर, एल वाइज लास्ट ईयर, सी वाइज करंट ईयर, ये उनकी वेबसाइट से ही लिया है मैंने कोरोमंडल की, राइट। तो प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ करंट ईयर में, इंपोर्ट बढ़ा है। ठीक है, और ओवरऑल सेल्स जो है वो इसका बढ़ा है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मेन कारण था कि प्राइजेस जो हैं इसके बढ़े डीएपी के काफी। ठीक है, और उसकी वजह से एसएसपी पे लोग शिफ्ट हुए। ठीक है, इसके प्राइसेस बढ़े तो इंपोर्ट में प्राइसेस जो मतलब चाइना वगैरह से प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं थे, और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह रहती है, सब कस्टम ड्यूटी वगैरह रहती है गवर्नमेंट की इन सब चीजों पे, राइट। तो उस हिसाब से इंपोर्ट ज्यादा हुआ, और एनपीके की प्रोडक्शन बढ़ी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट भी बढ़ा क्योंकि डिमांड जो है एनपीके की ज्यादा बढ़ रही है। ये थोड़े मतलब ऐसे किसान हैं जो, ऐसे फार्मर्स हैं जो क्या कहते हैं, थोड़ा ज्यादा समझते हैं चीजों को, ध्यान रखते हैं चीजों का, तो वो सब लोग जो है वो यूरिया ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि यूरिया इज नॉट वेरी गुड फॉर द क्रॉप इन लॉन्ग टर्म, लाइक बहुत सस्ता है। मतलब मेरा मानना है कि अगर डीएपी जो है वो शायद 40-50 रुपीज केजी आता है, तो यूरिया शायद 15-20 रुपए किलो आता है, मतलब आफ्टर सब्सिडी इतना फर्क है। ठीक है, और एनपीके और महंगा आता है, और एनपीके में क्या है ना, बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, कितना नाइट्रोजन की, कितना फॉस्फोरस, कितना पोटेशियम, आप अपनी क्रॉप के हिसाब से, इतने अलग अलग टाइप के होते हैं, 20-20-20, 19-19-19, फिर ऐसे अलग 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 टाइप के इनके एनपीके के हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये एनपीके के हिसाब से एनपीके होते हैं।
तो इसका जो यूसेज है बड़े फार्मर्स हैं या जो एडवांस फार्मर्स हैं वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं और इसमें इसका यहाँ पर दिख भी रहा है। तो इम्पोर्ट्स भी अच्छा खासा हो रहा है, मतलब ऐसा अभी भी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर एक तो मार्केट का पता चलता है कि भाई हमारी जो कोरोमंडल है कंपनीज हैं और जो है तो वो अभी भी इम्पोर्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर एक प्ले है कि इम्पोर्ट को बंद करके ये कंपनीज ये पूरा प्ले अपने हाथ में ले, राइट, प्रोडक्शंस बढ़ाएं और ये सारा, ताकि इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो। लेकिन अभी इम्पोर्ट हो रहा है और ये भी इम्पोर्ट करते हैं, कोरोमंडल भी इम्पोर्ट करता है इनको, ठीक है, और सेल करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर प्ले हो रही है। तो अगर स्पेशलिटी केमिकल्स ओवरऑल, जो हम ऐसे वैसे स्पेशलिटी केमिकल्स की बहुत बात होती है आजकल, राइट, तो उसमें एग्रोकेमिकल जो है वो 30% जो है वो रेवेन्यू मतलब ओवरऑल मार्केट में है, ठीक है। और एग्रोकेमिकल से मैंने आपको बता ही दिया, मेजरली पेस्टिसाइड ड्रिवन रहता है वैसे, मतलब अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से, बट फर्टिलाइजर का भी प्ले रहता है उसमें, राइट। तो 47,000 करोड़ की मार्केट है, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया एग्रोकेमिकल का आफ्टर यूएस, जापान एंड चाइना, ठीक है। फर्टिलाइजर बहुत ऑर्गेनाइज मार्केट है क्योंकि गवर्नमेंट ड्रिवन है, सब्सिडी लेनी पड़ती है आपको, तो ऐसा लोकल मार्केट में नहीं चलता है, राइट। और क्रॉप प्रोटेक्शन जो है वो 70% ऑर्गेनाइज्ड है। 65% डिमांड जो है वो खारिफ क्रॉप से आती है। खारिफ क्रॉप कौन सी होती है? जो मानसून से पहले लगती है, ठीक है, जैसे राइस जो होता है वो खारिफ क्रॉप होती है। और रिमेनिंग जो है वो राबी क्रॉप से आती है, मतलब वीट जो क्रॉप होती है जो विंटर में सो होती है, ठीक है। तो वो मेजरली राइस जो है वो जो ड्रिवन है वो एग्रीकल्चर वहाँ ज़्यादा यूज होते हैं। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल में मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर, 2.3 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स फॉर पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो काफी बड़ा एक नेटवर्क है। प्रोस्पेक्ट जो है ये माना जा रहा है कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो काफी अच्छा ग्रो करेगी, 8 to 10% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है मार्केट का, राइट। फूड डिमांड इंक्रीज हो रही है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑफ राइस, यील्ड इज बिलो एवरेज, ठीक है, तो यील्ड बढ़ानी है। काफी सारे पेटेंट मॉलिक्यूल स्पेशली क्या कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन में, मतलब पेस्टिसाइड में काफी सारे ऑफ पेटेंट हो रहे हैं। बाहर की कंपनी जो रिसर्च करती हैं अलग अलग टाइप की, इसमें भी ऐसे फार्मा की तरह चलता है कि जैसे दवाई होती है उसका पेटेंट होता है फिर एक्सपायर होता है फिर दूसरा बना सकते हैं। सिमिलर ऑन सिमिलर लाइंस पेस्टिसाइड्स का भी पेटेंट होता है और वही कंपनी बेच सकती है, फिर वो होता है फिर जेनरिक प्लेयर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कोरोमंडल है या पीआई इंडस्ट्रीज है वो इस प्ले में काफी प्ले करती है, ठीक है। और फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत बढ़ रहा है हमारी एग्रोकेमिकल। तो जो मेजरली लास्ट 1-2 साल में जो रैली हुई है केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स बोल लो या फिर एग्रोकेमिकल्स बोल लो, ठीक है, वो मेजरली इसी वजह से हुई है क्योंकि एक तो चाइना जो है मार्क इज कटिंग डाउन ऑन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स बिकॉज ऑफ द क्या कहते हैं, मतलब वहाँ पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के चक्कर में। तो उन्होंने कहा है कि मतलब शायद इस ईयर में वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेंगे अपनी प्रोडक्शन को, जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो अब इंडिया इज अ गुड, एक तो मतलब स्किल्स मैन पावर अवेलेबल है, ठीक है, और हमारी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो मार्केट शेयर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, जो है काफी एक्सपोर्ट जो है इंडिया से बढ़ेगा, ठीक है। इसमें फिर बायोलॉजिकल्स का भी काफी यूज हो रहा है आजकल, राइट। ऑर्गेनिक मेन्योर वगैरह का, ऑर्गेनिक केमिकल्स या ऑर्गेनिक मेन्योर्स का भी काफी जो है उसकी ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है, राइट। तो इस हिसाब से जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो ये हमारा एक इंडस्ट्री, आई होप दैट यू अंडरस्टूड की मतलब एक ओवरऑल की कोरोमंडल कहाँ प्ले कर रहा है, क्या क्या चक्कर है इसके, राइट। तो एक तो सबसे अच्छी बात है कोविड-19 का कोई इम्पैक्ट नहीं था, मतलब बहुत ही कम इम्पैक्ट था। अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, अगर हम डेवलप मार्केट से देखें, इवन चाइना से देखें, ब्राजील वगैरह से भी देखें, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है इवन वर्ल्ड एवरेज से भी बिलो है, ठीक है। तो वहां पे डेफिनेटली एक और गवर्नमेंट को भी समझ आ रहा है कि वहां पे काफी बड़ा गैप है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में कि वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि हम वी आर मतलब काफी कल्टिवेबल लैंड काफी अच्छी है हमारे कंट्री में, राइट। उसको हम खराब कर रहे हैं विद रॉन्ग। तो और गवर्नमेंट भी जो है ना वो चाहती है कि यूरिया से शिफ्ट होकर वो एनपीके पे आ जाए किसान। उसका रीजन एक तो ये है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी यूरिया पे बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा रीजन है। तो एनपीके वगैरह और ये डीएपी वगैरह की जो मैंने आपको बात की, एसएसपी की बात की, ये 3 अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं, इस पे सब्सिडी जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है उस पर कम है, वो जैसे मैंने बताया कि वो 20-25% की रेंज में मिलती है ओवरऑल कॉस्ट। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी चाह रही है कि भी उनका सब्सिडी का खर्चा कम हो जाएगा अगर वहां शिफ्ट कर जाएंगे, और किसान भी ओवरऑल इट इज बेनिफिशियल फॉर देम if they shift to fertilizers of these kinds, ठीक है। और ऑफ कोर्स अभी वो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह जो है और बाकी भी बहुत सारे
बायोलॉजिक्स करके जो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी कॉस्टली हैं अभी इंडियन उसके हिसाब से, मार्केट्स के हिसाब से, बट फ्यूचर में दैट ऑल्सो इज अ गुड मार्केट। ठीक है, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बहुत बड़ा रीजन है एक्चुअली कि ये सेक्टर जो है अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, और फिर यूएस और चाइना वगैरह का जो बेनिफिट हुआ है, जैसे मैंने बताया वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है इन क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, और क्लोजर ऑफ चाइनाज केमिकल यूनिट्स ड्यू टू इंक्रीज एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में प्रोवाइड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, और वो हो भी रहा है। एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ रहा है। अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज वगैरह को देखोगे, कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, उसमें देखोगे तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इवन कोरोमंडल का भी एक्सपोर्ट जो है क्रॉप प्रोटेक्शन में, पेस्टिसाइड्स में, वो काफी बढ़ रहा है। फिर farmers are more aware now about soil health and sustainable practices to promote balanced nutrient usage। ठीक है, कि बायोपेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह हम यूज करें। ठीक है, और टेक्नोलॉजीज भी इम्प्रूव, एग्री टेक्नोलॉजीज भी ज्यादा से ज्यादा, ताकि यील्ड बढ़े और इम्प्रूव प्रोडक्ट की हमारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव। ठीक है, तो पॉजिटिव्स तो काफी सारे हैं। नेगेटिव्स क्या है? ठीक है, कि एक तो प्रोडक्शन जो है वो अभी भी रिसोर्स इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, सीरियल सेंट्रिक है, मतलब अभी भी राइस और व्हीट सेंट्रिक है ज्यादातर, चेंज हो रहा है जबकि, और बहुत ही रीजनली बायस्ड, ये यहाँ पर उगेगा, ये यहाँ पर उगेगा, ये यहाँ पर उगेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, बहुत आसान नहीं है कि वर्ल्ड क्लास एग्रोनॉमी, क्योंकि छोटे छोटे विलेजेस हैं वहाँ पर, ये सब चीजें पहुंचाना, वहां तक लास्ट माइल तक पहुंचाना वो आसान नहीं है। लो R&D स्पेंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़ा रीजन है मुझे लगता है कि हमारे पास, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च ही नहीं करते, और ये फार्मा में भी हमारा इशू है। राइट, हमारी जितनी भी कंपनी है सब जेनरिक ओरिएंटेड है। भारत बायोटेक ने मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि जब भारत बायोटेक ने खुद की वैक्सीन बनाई, हमने खुद रिसर्च करके, विच वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आई हैव वर्कड इन फार्मा एंड आई नो कि हम बहुत ही एक जेनरिक प्लेयर हैं, हार्डली 0.3-0.5% फार्म R&D में स्पेंड करते हैं, वो भी एक मतलब फ्रैंकली नाम का ही होता है मोस्टली। ठीक है, वो भी कॉपी करने के लिए कि वहाँ की ट्रक कॉपी करके और इसको री इंजीनियर करके बेचो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब इस टाइप की चीजें होती हैं, लेकिन अभी भी हमारा R&D स्पेंड, ठीक है, वो कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू, अगर हम ग्लोबल प्लेयर्स देखें तो अभी भी जैसे बात यही हो रही है कि बाहर के पेटेंट्स एक्सपायर होंगे, फिर हम वो प्रोडक्ट इंडिया में लेके आएंगे और सस्ते में बनाएंगे, करेंगे, तो यही चीजें हमारी चलती है। ठीक है, तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी इंक्रीज, एटलीस्ट कोरोमंडल में आई एम नॉट सीइंग इट, दे आर डूइंग दैट। पीआई फिर भी कर रहा है, अगर हम पीआई का एग्जांपल ले, बार बार बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने पीआई के बारे में पढ़ा है, उसका भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, बिजनेस आउटलुक हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वेदर कंडीशंस पे काफी इंपॉर्टेंस है। अभी भी चाइना पे रॉ मटेरियल वगैरह पे काफी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, चाइना पे तो है ही, बट इवन अदर कंट्रीज पे भी हमारा जो इम्पोर्ट होता है फर्टिलाइजर्स का स्पेशली, ठीक है, मतलब उसका रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर बनाने के लिए वो मेजरली बाहर से आता है। वो भी आपको स्लाइड भी है मेरे पास, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, राइट, तो फिर प्रोडक्टिविटी उसमें इंप्रूव होना बड़ा मुश्किल है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है बहुत, इसकी वजह से यूरिया इतना यूज होता है क्योंकि वो सस्ता है बस। ठीक है, तो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। पोल्यूशन ड्रिवन इंडस्ट्री, वाटर पोल्यूशन बहुत क्रिएट करती है, और उसकी वजह से रीजन है कि चाइना उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, और वो इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। अब इंडिया में भी ऑब्वियसली देयर विल बी, मतलब होना ही है कि वो कभी ना कभी आगे जो रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो देखते हैं। बट दिस इज अ बिग रिस्क अकॉर्डिंग टू मी, मतलब एक अगर हम ओवरऑल केमिकल सेक्टर के लिए, नॉट जस्ट एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स पे तो बल्कि शायद कम होगा इम्पैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इसके यूसेज वगैरह जो है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उनको सस्ता प्रोवाइड करना है, तो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस नहीं रख सकते हैं वो, राइट। बट बाकी अगर हम देखें तो ये एक काफी बड़ा रीजन मेरे को लगता है नेगेटिव है जो केमिकल इंडस्ट्री पे है। फिर राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइस, ये मतलब इसके ऊपर मैं फ्री वीडियो भी बनाया है मैंने अभी रिसेंटली, कि कमोडिटी प्राइस अक्रॉस द ग्लोब इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ इनके भी जो फॉस्फेट है और फॉस्फोरिक एसिड है, दो तीन रॉ मटेरियल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो भी, उसके भी प्राइजेस जो है वो अचानक से, मतलब 2-3 साल से ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुए थे, एकदम से कुछ इंक्रीज हुए हैं, राइट। तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो प्राइस पे पड़ता है, और ये तो महंगे ऑलरेडी फर्टिलाइजर यूरिया से महंगे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स इसका डिमांड जो है वो कम हो सकता है, जो हम मेजरली न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स की बात करें। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंडस्ट्री वेल। ठीक है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स तो मैंने इसको भी ना येलो स्टार दिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, नो डाउट इन इट, बट मतलब है नेगेटिव है, तो अभी भी हम बहुत मानसून डिपेंडेंट हैं, अभी भी मतलब इज लॉन्ग वे टू गो फ्रेंकली, राइट। कि जिससे अगर हमें लगे कि अरे यार ये तो 15-20% से ग्रो कर सकती है मार्केट, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है, लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें हैं
जो सॉल्व करनी है। तो वो अब होंगी, कब तक होंगी उसके ऊपर। तो मतलब जैसे मैंने बोला, अभी भी काफी नेगेटिव पॉइंट्स नेगेटिव साइड पे हैं, तो इसलिए अभी येलो दिया है, बट दिस इंडस्ट्री इज गुड अकॉर्डिंग टू, इट्स नॉट बैड। अब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। आप इंडस्ट्री आपको समझ आ गई, काफी मैंने रेफरेंस दे भी दिया है कि कोरोमंडल कहाँ कहाँ काम करता है। तो कोरोमंडल एक काफी पुरानी कंपनी है, राइट। एक्चुअली बाहर की कंपनी थी, इंडिया की कंपनी नहीं थी, ठीक है। तो फिर ईआईडी पेरी जो इसका प्रोमोटर है, ठीक है, उनको मुरुगप्पा ग्रुप ने जो है वो बाय किया, राइट। आई थिंक 1980 समथिंग में या 60s में समथिंग, ठीक है। मुरुगप्पा ग्रुप ने उसको बाय किया और फिर जो है उसने कोरोमंडल करके उन्होंने कंपनी बनाई, ठीक है, जिसमें उन्होंने गोदावरी फर्टिलाइजर्स का भी एक स्टेक ले लिया, ठीक है। और कोरोमंडल जो है वो अब फ्लैगशिप कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप की, ठीक है, जिसका चोलामंडल फाइनेंस भी है, ठीक है। और कौन सी कंपनी है, ईआईडी पेरी खुद भी एक कंपनी है शुगर इंडस्ट्री में मेजरली, ठीक है। और भी बताऊंगा मैं, और भी 2-3 कंपनी है उनकी। तो काफी अच्छा बड़ा ग्रुप है, काफी गवर्नेंस स्टैंडर्ड काफी अच्छे माने जाते हैं उन ग्रुप के, ठीक है। काफी एक मतलब स्टैंडर्ड वाला एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वेल रिस्पेक्टेड ग्रुप मैं मानूंगा उसको। हाँ, ये है कोरोमंडल, ये आई गया इसमें। तो इस पे 50,000 की वर्कशॉप, मतलब लोग ज्यादा हैं, 10 लिस्टेड एंटिटीज हैं इनकी, काफी बड़ा रेवेन्यू, बड़ा मार्केट कैप है। कोरोमंडल इनकी मेन कंपनी है। फिर ईआईडी पेरी जो एग्रीकल्चर में है, ये शुगर में है मेजरली। फिर कार्बोरेंडम इंजीनियरिंग में, ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट, राइट। फिर चोला फाइनेंस एंड चोला माइक्रो फाइनेंस, ये दोनों कंपनीज इनकी फाइनेंशियल सर्विस में। तो एक काफी बड़ा क्या कहते हैं ग्रुप से बिलोंग करते हैं, काफी एक रिस्पेक्टेड ग्रुप से, 120 ईयर्स पुराना ग्रुप है। सब्सिडरीज भी हैं इनके अलग अलग, 13 सब्सिडरी, यूएस अर्जेंटीना, अलग अलग एक्सपोर्ट के हिसाब से और इम्पोर्ट के हिसाब से, राइट। क्योंकि काफी सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने काफी सारे ज्वाइंट वेंचर्स और काफी सारे पार्टनरशिप्स किए हुए हैं, राइट। यहाँ पर लिखे हुए हैं, सेवेरो ऑर्गेनिक्स से है फिलीपींस में, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ की रॉ मटेरियल फॉस्फोरिक एसिड से इन्होंने टूनिशिया इंडिया फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर फॉस्फोरिक होल्ड्स 50% स्टेक, फॉस्कोर लिमिटेड जो साउथ अफ्रीका से इनका टाई अप है, वहां पर इनका 14% स्टेक है। तो अलग अलग कंपनीज के वहां की कंपनीज में स्टेक लिया हुआ है, ताकि इंपोर्ट में मतलब कि एटलीस्ट जो रॉ मटेरियल सप्लाई में इशू ना हो। तो वो बहुत अच्छा है। ये स्लाइड थोड़ी बिजी है, आई होप यू कैन सी इट, राइट। नहीं तो मैं वैसे भी ये डेक आपके साथ शेयर करूंगा ही, ठीक है। तो दे आर द मार्केट लीडर इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, दैट कंटेन्स फॉस्फोरस, ठीक है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी इन इंडिया आफ्टर इफको। इफको जो इंडिया मतलब पीएसयू है, तो उसके बाद नंबर 2 है। 15.3% मार्केट शेयर था FY21 में टोटल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, ठीक है। 38% जो है रेवेन्यू फ्रॉम यूनिक ग्रेड ब्रांड्स, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से 38% रेवेन्यू आता है। तो ऐसा एक जनरिक, एक तो मतलब कि ठीक है भाई, ये एनपीके है या ये डीएपी है, आप ले लो, ठीक है। एक तो वो हो गया, जनरिक मेडिसिन हो गया ना, देखते ब्रांडेड मेडिसिन होती है एक, ठीक है। और एक आप जाके पैरासीटामोल मांग लो सस्ती, तो वो वैसे ही बिना ब्रांड के ही मिल जाती है कई डॉक्टर्स के पास, तो वैसे ही है। तो 38% ये इन्होंने नई स्ट्रैटेजी एक्चुअली अपनाई है कि हम इसको ब्रांडेड करेंगे, ताकि लोग जो है ज्यादा एसोसिएट कर पाए हमारे ब्रांड के साथ, और क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पहले मेजरली जनरिक ऐसे ही देते थे ये सामान, ठीक है। तो मतलब पहले मोजली रिटेल था कि रिटेल को दे दिया और उन्होंने बेच दिया वैसा, ठीक है। तो इंप्रूव मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं उसकी वजह से इनकी, और कॉस्टिंग भी बेटर कर पा रहे हैं, ठीक है। 13 डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर बनाते हैं। 22% इंडिया की टोटल फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कैपेसिटी इनके पास है, ठीक है। फॉस्फेट से रिलेटेड मतलब डीएपी, एसएसपी और एनपीके, ये सब। एसएसपी फर्टिलाइजर जो है इनका एक लो फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर है, जिसमें इनका 14% मार्केट शेयर है, और इन्होंने लिबर्टी फॉस्फेट करके एक कंपनी थी, उसको एक्वायर किया, राइट। और ऐसे ही क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में भी घुसे। क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब इंसेक्टिसाइड बिजनेस, वो इन्होंने सोबेरो ऑर्गेनिक्स करके कंपनी 2018 पहले 2014 में इन्होंने एक्वायर किया था। तो फिर उससे वहां एंटर हुए। एसएसपी फर्टिलाइजर लॉन्च किया इन्होंने लिबर्टी फॉस्फेट को एक्वायर करके। 85% रेवेन्यू जो है फर्टिलाइजर से आता है, 15% क्रॉप प्रोटेक्शन से आता है, ठीक है। 95% इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है। तो ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है, इसी से एक्सपोर्ट होता है थोड़ा बहुत। फर्टिलाइजर जो बिजनेस है उसमें कुछ एक्सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं, सब इंडिया में, ठीक है। कंपनी प्राइमरीली प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एनपीके फर्टिलाइजर्स। तो उस पर ज्यादा फोकस है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स पे यूरिया वगैरह नहीं करते हैं। यूरिया का भी ट्रेड करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं या दूसरी कंपनी से लेके बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं यूरिया से भी थोड़ा बहुत, बट प्रोडक्शन नहीं करते। यूरिया का कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, सारा प्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का ही करते हैं,
ठीक है, तो फिर इन्होंने एक, अच्छा ये है बहुत अच्छी बात है कि प्रोडक्शन लाइंस कैन बी शिफ्टेड टू प्रोड्यूस डिफरेंट ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन मार्केट डिमांड। तो अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, एनपीके भी मैंने कहा बहुत सारे ग्रेड आते हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। रॉ मटेरियल कॉस्ट सच एज फॉस्फोरिक एसिड इंक्रीजेस कैन प्रोड्यूस इट। तो अगर कोई एक रॉ मटेरियल प्रोसेस बढ़ गई तो कहेंगे ठीक है फॉस्फोरिक एसिड को कम कर दो, एनपीके में फॉस्फोर को कम कर दो और दूसरे ग्रेड के लॉन्च कर दो। ठीक है, तो किसान उस हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स, द फर्टिलाइजर्स प्लांट्स आर लोकेटेड, सारे फर्टिलाइजर प्लांट इनके मोजली सब पोर्ट्स पे हैं, विशाखापट्टनम में है इनका एक मेजरली प्लांट, वाइजैग में, इंदौर में। ठीक है, और लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में ऑफ द फर्टिलाइजर्स ऑफ दिस काइंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, द टोटल 16 प्लांट्स हैं इनके। टू ऑफ द लार्जर फर्टिलाइजर प्लांट काकिंडा एंड वाइजैग आर रनिंग एट ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी। ठीक है, और इनको मैनेजमेंट डी बॉटलनेक करने की कोशिश कर रहा है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, और टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी हैज इट्स ओन फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉस्फोरिक एसिड एट इट्स वाइजैग प्लांट। तो फॉस्फोरिक एसिड की भी इन्होंने खुद की फैसिलिटी अभी बनाई है। ठीक है, अभी तक तो मेजरली इंपोर्ट होता था वो। ठीक है, दिस एलिमिनेट्स वन स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड हेंस इंक्रीजेस द मार्जिन ऑफ द कंपनी। In terms of which fertilizer to push into supply channel, the company has to look at farming patterns based on several factors prevailing at that time. तो कौन सा फर्टिलाइजर पुश करना है सप्लाई में, चैनल्स में अपने, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, दे हैव अ टाइप ऑफ चोलामंडलम की कंपनी में रिटेल आउटलेट्स हैं इनके। ठीक है, बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स, 750 शायद 750 रिटेल आउटलेट्स हैं अलग अलग गाँव में, यहाँ पर ये फर्टिलाइजर बेचते भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी बेचते हैं। ठीक है, तो वहां पे चोलामंडलम के सामान, मतलब वहां पर उनको किसी को, किसान को कोई लोन चाहिए, कुछ चाहिए, तो उनके प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, इंश्योरेंस चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो सब भी है इनका। ठीक है, टू ये रेडी टू, द कंपनी हैज ऑलरेडी लॉट ऑफ स्टफ टू फोकस ऑन, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे काफी फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रोन वगैरह के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, they have received registration of 10 molecules for local market and more than 50 molecules for international markets। ठीक है, इन स्पेशली इन क्रॉप प्रोटेक्शन पे इन्होंने, इनको ये रजिस्ट्रेशन मिल गया है, तो यहाँ पर ये सब मॉलिक्यूल्स इंडिया में बेच सकते हैं। राइट, तो अब कंपनी के बारे में और डिटेल में घुस के बात करते हैं अच्छे से। तो अब अगर हम देखें सेल, जैसा मैंने बोला फर्टिलाइजर से 85% है, क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब इंसेक्टिसाइड से 15% है। ये ग्रोथ रेट काफी बड़ा है, इसमें ज्यादा ग्रोथ रेट अभी नहीं, 5.9% ही है मेजरली जो बड़ा बिजनेस है, और ये बिजनेस 23.6% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा होता है। फिर नॉन सब्सिडी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि इनका बहुत सारा काम, अभी जैसे ये सारा जो बिजनेस है इसमें कब सब्सिडी मिलती है, तो सब्सिडी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो 78% जो रेवेन्यू आता है वो सब्सिडी बेस्ड प्रोडक्ट से आता है। मतलब एनपीके हो गया, डीएपी हो गया, राइट, और यूरिया की जो ट्रेडिंग हो गई, ठीक है, तो उससे आता है इनका सब्सिडी बेस्ड। मतलब ये नहीं कि सब 100% सब्सिडी गवर्नमेंट से ही मिलती है, मतलब ऑब्वियसली ये तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि अगर 100 रुपए का सामान बेचते हैं तो 60, 70, 80 रुपीज जो है वो किसान से मिलता है, 20-25 रुपए जो है वो गवर्नमेंट से मिलता है सब्सिडी की तरह से इनको। बट वो सब्सिडी बेस्ड है, गवर्नमेंट से पैसा आने में टाइम तो लगता ही है, गवर्नमेंट को भी 1 साल लग जाता है इनको पैसा आने में, वो भी डिस्कस करेंगे, वो बहुत बड़ा रिस्क है इनका वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, और नॉन सब्सिडी ये बढ़ा रहे हैं, ये पहले क्या कहते हैं 83, 84, 85 था शायद 4-5 साल पहले सब्सिडी बेस्ड, अब जो है 78 हो गया, और नॉन सब्सिडी बेस्ड जिसमें, और जिसमें ये क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया 15%, तो ठीक है, और 7% इनके जो ये बायोलॉजिक्स है या ऑर्गेनिक मेन्योर वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे ये फोकस ज्यादा कर रहे हैं और उसका ये शेयर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें चल रही हैं यहाँ पे, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब बिजनेस मॉडल भी समझ लेते हैं क्या है। मेरे ख्याल से आपको वैसे मैंने काफी सारा डिटेल में बता दिया है। तो ये 2 बिजनेस है, न्यूट्रिएंट एंड अलाइड बिजनेस, ठीक है, और एक क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस। तो न्यूट्रिएंट एंड अलाइड मतलब फर्टिलाइजर बिजनेस। तो फर्टिलाइजर में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, जो डीएपी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है, ठीक है, एनपीके हो गया, डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, एमओपी हो गया, ये सब अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स है, राइट। स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है फिर ये, ठीक है, कि जिसमें बायोलॉजिक्स को है या मेन्योर वगैरह, ऑर्गेनिक मेन्योर वगैरह बनाते हैं ये काफी सारे सिटी के वेस्ट की, सिटी के साथ इन्होंने कुछ सिटीज विशाखापट्टनम वगैरह के साथ इन्होंने टाइप किया हुआ, वहाँ का सारा वेस्ट लेके ऑर्गेनिक मेन्योर भी बनाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें इनके इसमें आती हैं। ये छोटा बिजनेस है अभी, मतलब मेजरली बिजनेस इज दिस ओनली, ठीक है। एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनके अब एग्री एग्री सर्विसेज भी देते हैं। तो एग्री सर्विसेज जैसे यहाँ पर उन्होंने शायद लिखा हुआ है, ये तो हो गया ऑर्गेनिक, हो गया प्रोटेक्शन, हो गया ये, ठीक है, रिटेल हो गया, एडवाइजरी देते हैं, फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस देते हैं, फिर टेस्टिंग सर्विसेज, सॉइल वगैरह के, टिश्यू वगैरह की टेस्टिंग सर्विसेज, एक साइंटिस्ट बिठाते हैं एग्री पे। ये मतलब रेंट पे भी काफी सारा फार्म इक्विपमेंट्स को भी रेंट करते हैं दूसरी कंपनीज के, ऑफ कोर्स खुद तो कुछ नहीं करते, बनाते नहीं है, बट ये सब काम भी ये रिटेल में करते हैं।
ठीक है, इन्होंने मतलब एक तरह से वन स्टॉप शॉप टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस रिटेल शॉप को कि भैया आप आओ, हमारे प्रोडक्ट्स तो लो, फर्टिलाइजर्स और ये तो है ही हमारा प्रोडक्ट क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस, बाकी आपको अगर कोई फार्म इक्विपमेंट लेना है तो वो भी ले लो, आप अगर कोई हमसे सॉइल टेस्ट करानी है, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह लेना है तो वो भी ले लीजिए आप, ठीक है, वाटर टेस्ट कराना है वो भी कर देंगे हम, एडवाइजरी वगैरह लेनी है तो वो भी हम ले लेंगे, फाइनेंसिंग मतलब आपको लोन चाहिए या इंश्योरेंस चाहिए वो भी हमसे ले लीजिए। तो इस टाइप से दे आर प्लानिंग टू डू दिस रिटेल कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो अब पहला उसमें से सबसे पहले क्या है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया। सीआरएन लीड्स द मार्केट इन एनपीके, थोड़ा छोटा गंदे से आ गया है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, बट एंड कमांड्स मार्केट शेयर ऑफ 23% मार्केट शेयर है इनका एनपीके फर्टिलाइजर सेगमेंट में, राइट। और वैसे ओवरऑल जो है मार्केट शेयर अभी 15.3%, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक मार्केटर है इंडिया में आफ्टर इफको, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। लार्जेस्ट एसएसपी एक टाइप का फर्टिलाइजर होता है जो लो फॉस्फेट फर्टिलाइजर होता है, मैंने भी सब कुछ नया लर्न किया है। तो 14% मार्केट शेयर है उसमें, ठीक है। और डेवलपमेंट टीम वगैरह है बाकी। ये कितना एनपी का प्रोडक्शन कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है इनका, तो वो पहले थोड़ा सा कम हुआ, बट कैपेसिटी कैसे, यूटिलाइजेशन क्या है, 85-86% का यूटिलाइजेशन, 82% का था FY21 में, ठीक है। इसमें लिखा भी है इन्होंने एनपी के प्लांट्स का जो यूटिलाइजेशन कम हुआ बिकॉज कोविड पैंडेमिक की वजह से, ऑब्वियसली प्लांट चलाने में टाइम लगा होगा, राइट। और प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है कितना, ओवरऑल 1.3 मिलियन टन्स का यूनिक ग्रेड फर्टिलाइजर ये सेल करते हैं, ठीक है। और 13 प्रोडक्ट्स हैं इनके, और क्वालिटी फोकस, क्विक टेस्ट किट्स हैं, कोलैबोरेशन आईआईटी बॉम्बे मोनाश के साथ, आईआईटी खड़गपुर वगैरह के साथ इनके आर&डी वगैरह में कुछ वो है टाइप्स है। अब क्रॉप प्रोटेक्शन जो बिजनेस है, ठीक है, जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसका जो है अगर आप देखोगे तो 1000+ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ग्लोबली, ठीक है। तो दूसरे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा खासा, आई थिंक 50% प्लस बिजनेस इनका ये वाला जो है वो एक्सपोर्ट होता है, ऑलमोस्ट 35-40-50% एक्सपोर्ट होता है इसमें से, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट मैंकोजेब मैन्युफैक्चरर हैं, टेक्निकल एंड टू फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज, मुझे भी नहीं पता मैंकोजेब क्या होता है, बट मतलब कोई इंसेक्टिसाइड होगा। B2B B2C प्रेजेंस है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली दूसरे कंपनीज को भी दे सकते हैं और अपने रिटेल सेगमेंट में भी बेच सकते हैं। 37% इंटरनेशनल सेल्स एक्सपोर्ट से, ठीक है। और वो है बाकी 60+ ब्रांड्स हैं अक्रॉस 81 कंट्रीज में सामान ये बेचते हैं अपना, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन में ही एक्सपोर्ट है, वहां नहीं है फर्टिलाइजर में। फिर इनके बायोलॉजिकल्स, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि अभी ये थोड़ा इसमें भी फोकस कर रहे हैं, बायोलॉजिक्स वगैरह में भी। जो अच्छा, जो ये फर्टिलाइजर्स की हमने बात की एनपीके वगैरह से, ये है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मतलब इनका माना जाता है कि लॉन्ग टर्म यूसेज से जो है फास्ट ग्रो होता है, अच्छा ग्रो होता है, हेल्थ अच्छा देती है प्लांट का, लेकिन लॉन्ग टर्म यूसेज से जो लैंड है वो बैरन हो जाती है। लेकिन बायोलॉजिकल्स और मैन्योर्स और ऑर्गेनिक वगैरह सब चीजों से वो नहीं होता है। तो बायो पेस्ट, अच्छा फिर अभी क्या कहते हैं, इन्होंने अभी बायो पेस्टिसाइड बिजनेस एक्वायर किया है, ईआईडी जो इनकी पेरेंट कंपनी है उससे, ठीक है। और वो पेस्टिसाइड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रिवन और नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है। और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड इन डेवलपिंग वर्ल्ड मच, तो ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं। तो 65% एक्सपोर्ट होता है ये सारा पैसा, ये सारा जो ये बायो पेस्टिसाइड बनाते हैं, ये इन्होंने अभी 2018 में ही एक्वायर किया है बिजनेस, ठीक है। फिर स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स का इनका एक बिजनेस है, राइट। crop specific nutrients and liquid fertilizer solutions targeting cereals, pulses, cotton and horticulture crops, ठीक है। तो उसमें भी इनके अलग अलग ग्रेड्स वाले इनके वाटर सोल्यूबल एक फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो काफी कॉस्टली फर्टिलाइजर होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और काफी लिमिटेड इनका वो होता है। लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप, राइट, जो कॉस्टली क्रॉप्स होती हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक चीजें आप कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। और वहां पे वो यूज होता है, तो उसके लिए भी ये है। लेकिन बट एज अ साइड इट्स अ स्मॉल बिजनेस अभी फॉर देम, दे आर जस्ट स्टार्टिंग एज सच, यू कैन से, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक्स जो है उसमें इनका, जैसे मैंने बताया कि कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट है, फिर ऑर्गेनिक मतलब मेन्योर वगैरह बनाने का इनका जो है वो बिजनेस है। नंबर 1 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मार्केटर है इंडिया के, मार्केटर नॉट मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये बेचते हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ स्वच्छ भारत, वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ फोकस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फूड वगैरह में जो है फोकस बढ़ रहा है, तो वहां पर इनका ये वाला बिजनेस जो है वो अच्छा कर सकता है,
ठीक है, 1.6 लाख टन एनुअली ऑर्गेनिक जो है ये सामान बेचते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का। फिर रिटेल में जैसे मैंने बताया कि 750 राइट, ऑलमोस्ट 750 शॉप्स हैं इनकी, 750 रिटेल सेंटर्स हैं। मेजरली प्रेजेंस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में है और अभी महाराष्ट्र में एंटर किया है। ठीक है, और वन स्टॉप शॉप फॉर एग्रीकल्चर नीड्स, सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं ये। ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विस, फार्म मैकेनाइजेशन, एग्री इंश्योरेंस, सॉइल टेस्टिंग, क्रेडिट, सब कुछ यहाँ पर ये करते हैं। एग्री न्यूट्रिएंट, क्रॉप पेस्टिसाइड, सीड्स भी बेच देते हैं, जो कि ये वैसे कुछ काम नहीं करते हैं उसमें, बट ये ट्रेडिंग कर देते हैं उसकी। 3 मिलियन प्लस फार्मर्स के डायरेक्ट कनेक्ट हैं इनके उस चक्कर में। तो ये काफी अच्छा इनका ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, या फिर मोट बोल सकते हैं कि आप डायरेक्ट कनेक्टेड हैं फार्मर से। ठीक है, उसकी वजह से ब्रांड नेम भी आपका बन जाता है कि आप ये कंपनी इस टाइप की कर रहे हैं। लेकिन अभी ऑब्वियसली लिमिटेड है, और ये ना कम किए हैं इन्होंने सेंटर्स अभी, क्योंकि ये पहले जो है इनके लिए मुश्किल हो रहा था इन सेंटर्स को मैनेज करना। तो 800 पहुंच गए थे, इन्होंने 50 बंद किए लास्ट 2 साल में। बट अब इन्होंने ये पूरा सब कुछ कनेक्ट करके और एक वन स्टॉप शॉप बनाने की कोशिश करी है। सब चीजें पहले क्या सिर्फ सीड मतलब फर्टिलाइजर बेचते थे, तो अभी सब चीजें करके तो अभी इसको थोड़ा सा ये फिर से फोकस में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग है। 750 रिटेल सेंटर हम बोल चुके हैं, 20,000 प्लस डीलर्स हैं इनके, 81 कंट्रीज में प्रेजेंस है, राइट। 16 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, यहाँ पर ही सब दिख रहा है आपको। ठीक, ग्रो मोर नाम के इनके स्टोर्स हैं। अगर आप सब जो सुन रहे हैं उनमें से कोई किसान है और वो मेजरली आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, तो आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना होगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है ना, तो अब मैंने वो बताया था ना आपको कि हाँ, तो अभी मेजरली रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट होता है। ठीक है, तो अब जैसे आप ये स्लाइड हमने साधन यूट्यूब चैनल मैंने देख रहा था उनका, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो मैंने वैसा का वैसा पिक कर लिया वहां से। और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो काफी बड़ा रॉ मटेरियल है, क्योंकि फॉस्फेट में ही मेजरली इनके आपने देखा, रॉक फॉस्फेट और इन दोनों में ही सबसे ज्यादा, तो 100% इम्पोर्ट है। स्ट्रेटेजिक इन फॉस्कर, इन दोनों में इनका स्टेक है, कंपनी 15-15% स्टेक लिया हुआ है, वहां से इम्पोर्ट होता है। फिर रॉक फॉस्फेट, अच्छा इसका प्लांट भी लगा रहे हैं ये खुद का बनाने का, रॉक फॉस्फेट। फिर ये इजिप्ट और मिडल ईस्ट से मंगवाते हैं 50%, और यहाँ से डोमेस्टिक। अमोनिया, ठीक है, भी इनका सेटअप है। ठीक है, कि कतार फर्टिलाइजर कंपनी से, मिट्सुई से। और सल्फर वगैरह बनता है इनका वो ऑर्गेनिक या फिर फर्टिलाइजर बनाने के लिए, तो वो भी वहां से आता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी डोमेस्टिक, वो 100% ये हिंदुस्तान जिंक से लेते हैं। तो इस तरह से इनके रॉ मटेरियल का आता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन जो इनकी है ना, ये जो स्पेशली जो इनके फॉस्कर का और ये टूनिशिया वाला जो है ना, ये इनकी जो मेन इन्होंने मार्क भी अलग से किया है। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट है सप्लाई के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। तो ये काफी मतलब अगेन एक मोट है ये चीज की, क्योंकि अगर आप 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंस हो तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वजह से इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये दो कंपनीज में, जहाँ पर इन्होंने 15% स्टेक लिया हुआ है, तो उससे ये है कि एटलीस्ट इनके प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट में या इनकी सप्लाई में इश्यूज नहीं आते। फिर इन्होंने अभी यानमार एंड कंपनी का जो जापान की जेबी किया है, ये फार्म इक्विपमेंट्स के लिए किया है, जो ये रेंट करते हैं ना फार्म इक्विपमेंट्स, तो वो इनके करते हैं। फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी पार्टनर रीजनल ऑफिस भी खुला हुआ है चाइना, वो चाइना क्या कर रहा है वो देखने के लिए। ठीक है, क्या क्या चल रहा है वहां पे, तो वहां पर मेजरली उसके लिए है। फिर मार्केटिंग पार्टनरशिप है वहां बेचने के लिए। फिर रॉक फॉस्फेट इनका जो है वो इसराइल, टोगो, अल्जीरिया वगैरह से आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट, मतलब जो मैंने पढ़ा काफी सारे एनालिस्ट का, तो काफी बड़ा एक मोट है इस कंपनी का। ठीक है, जिसकी वजह से दो मोट हमने देख लिए, रिटेल और पार्टनरशिप्स। वॉल्यूम, हाँ, अब ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि मेजरली प्रेजेंस जो है आंध्रा, तेलंगाना, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 53% का जो वॉल्यूम आ रहा है। CRIN जो ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से लिया है मैंने, तो कोरोमंडल, CRIN इसका कोरोमंडल, तो उनका 53% जो मिक्स है, वॉल्यूम आता है, वो इन दो स्टेट से ही आता है। ठीक है, फिर बाकी है मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका, बाकी तो मतलब अगर आप देखेंगे जो बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रिवन, यूपी, राइट, या फिर पंजाब, हरियाणा, तो वहां से इनका है ही, मतलब दे आर नॉट इवन इन द टॉप। तो वहां पे इनका सामान ज्यादा बिकता नहीं है अभी। तो वो अभी देखना है कि क्या सीन है वहां पे, कैसे एक्सपैंड करेंगे। बट ये दोनों मतलब स्टेट्स भी काफी फोकस कर रहे हैं। दे वांट टू इंक्रीज द एरेबल लैंड, मतलब एग्रीकल्चर के अंडर लैंड को इंक्रीज करने की काफी फोकस चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी ड्रिप इरिगेशन पे बहुत फोकस कर रही हैं इन दोनों कंट्री, इस दोनों स्टेट्स की, राइट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, या फिर मतलब, बट ऑब्वियसली दूसरे स्टेट्स में जाएंगे तो मतलब एक अच्छी है कंपनी, वहां पर ही जाना
सकते हैं तो काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। हाँ, ये भी स्लाइड मैंने कोरोमंडल की वेबसाइट से ली, तो क्या क्या और कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, क्या क्या कर रहे हैं, राइट। आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो 50,000 सॉइल टेस्ट किए इन्होंने, ठीक है। फिर फार्म एडवाइजरी दे रहे हैं ये, न्यूट्रिएंट मैनेजर इन्होंने रख रखे हैं अपने स्टोर्स में। फिर इन्होंने हायरिंग, ठीक है, मैंने जो बताया आपको, ठीक है। डिलीवरी मैकेनिज्म्स इंप्रूव कर रहे हैं फर्टिलाइजर वगैरह देने के, इंजेक्टेबल्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेस्ट डालने के। फिर ई कियोस्क वगैरह, कियोस्क लिए सामान लेना है, 1-2 किलो लेना है, सामान ले लो और जाओ, राइट। तो वो सब चीजें भी ये कर रहे हैं। और ये ड्रोन ड्रिवन, मैंने वो भी देखा था फोटो इनका, कि ड्रोन से भी दे आर ट्राइंग, की उनके जो साइंटिस्ट हैं या उनके न्यूट्रिशन मैनेजर्स हैं वो क्रॉप्स की हालत, हेल्थ चेक करते हैं और वो उसके हिसाब से बताते हैं। प्लान्स क्या है, प्रोडक्ट लॉन्चेस क्या है, एनपीके फर्टिलाइजर, बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन में फोकस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कुछ है, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट वाटर सोलर फर्टिलाइजर्स शुगर केन के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च करने का प्लान है। क्रॉप प्रोटेक्शन एक मॉलिक्यूल टेम्बोट्रोआयोन, वो प्लान है इनका। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, छोटे प्लांट्स के लिए 500 से 600 करोड़ का केपेक्स प्लान है नेक्स्ट ईयर में, जो कमिंग ईयर है। इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज में क्लियरली उन्होंने अर्निंग कॉल से मैंने लिया है लाइन उनकी, दैट वुड बी इन लाइन विद द कंपनी स्ट्रेटजीज ऑन ऑर्गेनिक साइड। कंपनी इज लुकिंग एट सीपीसी विद न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years along with backward integration for sale, ठीक है ना। तो नए मतलब ऑर्गेनिक साइड पे भी इनके कंपनी मतलब स्ट्रेटजीज है कि ऑर्गेनिक साइड पे कोई अच्छा इनको प्लेयर मिलता है तो शायद ये बाय करेंगे, और अच्छे खासे रिजर्व्स हैं इनके पास। तो क्या क्या कंपनी के बारे में आपको समझ आया अच्छे से। लीडरशिप है आंध्र प्रदेश, ठीक है, या तेलंगाना में। रॉबर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग नेटवर्क अच्छा है ही, मार्केट लीडर है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में, एक्सपोर्ट प्रेजेंस अच्छी है बायोलॉजिकल्स में या क्रॉप प्रोटेक्शन में, ठीक है। ग्लोबल टाइप्स, ठीक है। ब्रांड ड्रिवन मार्केटिंग, ये बहुत ही जेनरिक क्या कहते स्पेस है, राइट। मतलब आपने डीएपी बेचा, साथ वाले ने डीएपी बेचा, वो जैसे पैरासीटामोल, जैसे दवाइयों का चाहे पैरासीटामोल, अब क्रॉसिन ले लो या डोलो ले लो, सेम है वैसे तो वैसा ही है। लेकिन ब्रांड है, ब्रांड, हम ब्रांड के साथ हम क्रोसिन भी लेते हैं, डोलो भी लेते हैं। तो पैरासीटामोल तो शायद मेरे ख्याल से कम इंडिया में 100 कंपनीज, 200 कंपनीज बनाती होंगी, हो सकता है ज्यादा भी, ठीक है। तो आप मोस्टली क्रोसिन लेते हैं, ठीक है, एज ए पैरासीटामोल। कभी कुछ कुछ लोग डोलो लेते हैं, कुछ कुछ लोग कार्पोल लेते हैं, ये 2-3 ही चलती है, बाकी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि ब्रांड ड्रिवन है, उसके वो पैसा वो प्रीमियम भी कमांड कर पाते हैं। तो वैसा ही दे आर गोइंग इन ब्रांड ड्रिवन मार्केट, तो दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट ब्रांड फॉर देमसेल्फ कि भाई हमारी क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और हम ये सारी चीजें एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज भी दे रहे हैं आपको, तो आप आइए, ठीक है। ऑर्गेनिक्स में ये है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने, ताकि सप्लाईज जो रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम ना हो, और एनवायरमेंट पे भी फोकस काफी है। तो मैं पढ़ रहा था इन्होंने एक ना डिस्कवरी पे इनका, आप देखना कभी डिस्कवरी चैनल पे, इनका एक प्लांट, आई थिंक वाइजैक का ही प्लांट था, ठीक है। तो वो पूरा वहां बर्ड सेंचुरी बना लिया उन्होंने, और वो पूरा डिस्कवरी पे कवर हुआ था कि वहां पर कितने 100 टाइप की डिफरेंट बर्ड्स आती हैं वहां पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिकॉज दे आर ए पोल्यूशन ड्रिवन कंपनी अल्टीमेटली, राइट, दे आर पोल्यूशन ड्रिवन इंडस्ट्री में है वो, तो कार्बन फुटप्रिंट्स कम वगैरह करने के लिए ये सब चीजें भी फोकस काफी चलता रहता है इनका। तो वो काफी अच्छा लगा मुझे पॉइंट, स्पेशली ऑन दैट कि बर्ड सेंचुरी बना ली फैक्ट्री के अंदर, तो विच इज वेरी गुड। तो मतलब ये है कि कोई फोकस तो है, राइट, इतना आसान नहीं होता ये सब चीजें करना। फिर गवर्नमेंट सब्सिडी डिपेंडेंट बिजनेस है, अभी गवर्नमेंट की सब्सिडी अगर कम हो गई तो प्राइस बढ़ जाएगा, फिर वो यूसेज कैसे होगा वो सब चीजें हैं, राइट। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है अभी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला अभी भी यूरिया का ही सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, क्योंकि वो बहुत सस्ता है। फ्यू स्टेट्स पे डिपेंडेंस है इनकी, लाइक आंध्र और तेलंगाना पे मेजरली डिपेंडेंस है, राइट। तो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे और वहाँ की ग्रोथ पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन कम है। हाई डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एग्री पॉलिसीज की, एग्री पॉलिसीज जैसे मैंने बताया कि अगर अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ये करा, डबल करेंगे फार्म इनकम, ये करेंगे वो करेंगे, तो नहीं किया ये सब चीजें, तो फार्म की इनकम, फार्मर्स की इनकम ज्यादा नहीं बढ़ाई, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी ज्यादा। तो जैसे मैंने बोला था ना आपको, बिल्कुल अब आपको समझ आ गया होगा कि प्योर डोमेस्टिक रूरल एंड एग्रीकल्चर प्ले है, आप ये समझिए, राइट। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझना है। तो हाँ, ओवरऑल कंपनी को रेटिंग क्या दिया, मैंने तो ग्रीन ही दिया है, क्योंकि सब कुछ काफी अच्छा है, राइट। अगर हम एक एग्रीकल्चर प्ले की कंपनी ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला किसी को रूरल इकोनॉमी के ऊपर एक कंपनी लेनी है जिसमें काफी सारी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है और काफी डायनामिक मार्केट है, काफी इंटरेस्टिंग मार्केट है, एक काफी अच्छा प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ठीक है, विद गुड मोड्स है कोरोमंडल, ठीक है। तो अब बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, फिर हम पार्ट 1 अपना खत्म कर देंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है कि
काफी लोगों ने ये बात मतलब देखी, मैंने ऑनलाइन भी काफी क्वेश्चंस जो पहले आए हुए थे कि क्यों गिर रहा है ये लगातार इनका स्टेक, मतलब प्रोमोटर अपना स्टेक क्यों गिरा रहे हैं, 4% गिरा चुके हैं लास्ट एक साल में, क्यों है ऐसा, उसकी बात करेंगे पहले। दूसरा, अच्छी चीज क्या हो रही है कि DII कंसिस्टेंटली पीछे खड़े हैं कंपनी में, राइट, 20-21% स्टेक के आसपास बैठे हैं। FII स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कंपनी में इंटरेस्टेड हो गए हैं, मतलब इंडिया की एग्री इकोनॉमी में लास्ट 1-1.5 साल में इंटरेस्टेड हो गए हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, तो ये अच्छी थी। और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक कम हो रहा है जो मोस्टली हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का अगर स्टेक कम होता है ना तो अच्छी न्यूज मानी जाती है। इसका मतलब बाकी लोग इंटरेस्टेड भी हैं। काफी बार क्या होता है ना कि खराब कंपनीज में अगर आप देखोगे तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक बहुत सारा होता है, हम लेके बैठे होते हैं, बाकी सब निकल चुके होते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक कम होना ना पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कम हो रहा है, तो विच इज मेरे ख्याल से अगेन अ गुड साइन कंपनी के ऊपर, मतलब इंस्टीट्यूशनल्स आर लेकिन फोर्सिंग। हाँ, अब मैं ये बता रहा था ये कम क्यों हो रहा है, तो ये EID पेरी जो है ना इनका प्रमोटर, उनके ऊपर काफी सारा डेट वगैरह रहता है, उनका जो शुगर बिजनेस है इज नॉट डूइंग सो ग्रेट। ठीक है, मतलब जो मैंने सुना मार्केट में, ठीक है, उसकी वजह से दे आर जस्ट मतलब अपना डेट वगैरह इंक्रीज डिक्रीज वगैरह करने के लिए वो स्टेक बेच रहे हैं, तो एक जेन्युइन रीजन लगा मुझे, मतलब ऐसा कुछ और ऐसा इशू नहीं है वैसे, कोई एज सच इनकी क्या कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है बाकी इसमें। ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है DSP फोकस फंड की ने काफी बड़ी शेयर होल्डिंग ली है अभी। ESG अपॉर्चुनिटीज फंड, आप देखो ESG फंड भी इसमें स्टेक ले रहे हैं, राइट। तो इवन दो एक पोल्यूशन ड्रिवन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्रिवन कंपनी इंडस्ट्री है, फिर भी ESG आर आल्सो थिंकिंग, बिकॉज एज आई सेड कि काफी एक वेल मैनेज्ड कंपनी है वो। लाइफ इंश्योरेंस ने लिया है, फिर बाहर की एक कंपनी 1.6% उन्होंने लिया है, फिर UTI फोकस फंड ने लिया 1.4, LIC का 1.3% स्टेक है कंपनी में, तो काफी एक अच्छे प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स, जबकि एक मिड कैप कंपनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं समीर गोयल जी, 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, अहमदाबाद से हैं, CFO हैं, सी तो बाकी राजेश मुखर्जी कंपनी सेक्रेटरी हैं। मुरुगप्पन जी चेयरमैन हैं 8 साल से, राइट। और मोहन रेड्डी जी हैं, अडवाणी जी हैं, ठीक है। IIT मद्रास अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अहमदाबाद, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट नागराजन जी जो है PhD है येल यूनिवर्सिटी से, डीन इंटरनेशनल एलुमिना, तो इंटरनेशनल के हिसाब से इनको रखा हुआ है, राइट। केमिकल इंजीनियर खुद ही हैं वो कप्पन जी, तो केमिकल इंडस्ट्री के बारे में अच्छा पता होगा इनको। प्रसाद चंद्रन जी जो है वो BASF, ये भी एक केमिकल फर्टिलाइजर की कंपनी है, राइट। तो वहाँ के फॉर्मर चेयरमैन और MD रहे हैं, राइट। तो उनको भी डायरेक्टरशिप मिली है, तो केमिकल इंडस्ट्री का अच्छा सारा नॉलेज होगा इनको। और सुमित बोस जी जो है वो मास्टर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, IAS ऑफिसर रहे हैं इंडिया में, इंडियन, तो फिर ऑब्वियसली एक इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी समझने वगैरह के हिसाब से ये सुमित बोस जी को रखा हुआ है। डाइवर्सिफाइड, वेल डाइवर्सिफाइड बोर्ड कंपोजिशन लग रहा है। बाकी यहाँ पर तो मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं है, क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी काफी अच्छी रही है। इवन रिम्यूनरेशन वगैरह में भी 4.965 करोड़ रुपीज का रिम्यूनरेशन रहा, विच आई थिंक वाज डिसेंटली नॉट बैड, ठीक है, फॉर द कंपनी ऑफ देयर साइज। बहुत अच्छा एम्प्लॉय फीडबैक दिखा मेजरली कंपनी में, ठीक है, तो वो कुछ इशू नहीं था। अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस भी काफी सारे दिखे हमें लास्ट मंथ, ठीक है। तो ओवरऑल गवर्नेंस में तो मतलब न्यूज वगैरह भी देखी, एज सच कुछ भी मेजरली इशू, छोटे मोटे फैमिली के कुछ झगड़े थे, मुरगप्पा ग्रुप में आए थे, बट आई डोंट थिंक नथिंग मेजर व्हिच हैपेंड, ठीक है। तो मतलब वैसा कुछ भी ऐसा मेजरली ऐसा बहुत रेड फ्लैग नहीं दिखा। आई एम स्टिल फोकसिंग ऑन इट एंड वी फोकस अ लॉट ऑन गवर्नेंस, आई नो यू नो दैट, कि तो यहाँ पर वो चीज हमने क्लियर देखी, कुछ ज्यादा इशू नहीं दिखे। तो दैट इज ऑल आई हैव ऑन पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट, राइट। और आपको कोई क्वेश्चन है अगर कोरोमंडल में और भी, राइट, नेक्स्ट वीडियो में PI पे करने वाला हूँ, PI इंडस्ट्रीज पे, कि कैसे वो काफी डिफरेंट सेगमेंट में है एग्रोकेमिकल्स के, और काफी सारी सब अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेगमेंट में है। जैसे चंबल फर्टिलाइजर जो है वो यूरिया मैन्युफैक्चर में काफी बड़ा है, तो अगर आप देखेंगे तो यूरिया जो है सबसे सस्ता, ठीक है, और सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है। फिर उसके बाद DAP बोल सकता हूँ मैं, फिर उसके बाद SSP, और जो हमने देखा वो या NPKs है, ठीक है, वो उसके ऊपर है, राइट, फर्टिलाइजर्स में। फिर वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और फिर वो सब चीजें, राइट, हमारे बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स जो है, फिर हमारी क्रॉप प्रोटेक्शन एक अलग बिजनेस है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है। तो उस हिसाब से कोरोमंडल जो है मेरे को लगता है एक बेटर प्लेस्ड है चीजों में, कि कहाँ कहाँ पे प्लेसिंग, जो मतलब जो फ्यूचरिस्टिक, अगर फर्टिलाइजर बिजनेस में देखें जो यूज फ्यूचर में होने वाला है वो NPK के की तरफ जाएगी,
ओवरऑल एग्रीकल्चर, जो मतलब अगर हम बाहर के कंट्रीज में देखें तो वो वहाँ पर भी कहेंगे, तो उस हिसाब से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा प्लेयर लगता है और इसलिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है? तो आपको कोई क्वेश्चन है कंपनी के बारे में या मार्केट के बारे में या गवर्नेंस के बारे में, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको कोई खुद का एक्सपीरियंस है कोरोमंडल से रिलेटेड तो प्लीज़ आप वो भी बताइए मुझे। ठीक है? दैट इज़ ऑल वी आई हैव ऑन दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद पार्ट 2 के साथ जल्दी आ रहा हूँ।